चैप्टर में चैप्टर में मेनली यही बात हो रही है कि संघर्ष कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से समूह रहते हैं उसमें जो काम कर रहे होते हैं। तो इसमें अब बात करते हैं हम दबाव समूह की। दबाव समूह क्या होते हैं और आंदोलन किस तरह से होते हैं, है ना। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। बतौर संगठन जो दबाव समूह होते हैं, ऐसा संगठन होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो नीतियां बना रही है उसको किसी तरह से, यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, और मुंगेरी लाल के सपने जारी रहते हैं। फील गुड गरीबी हटाओ। किसान देखो एक तरह से टायर जैसा बनाया हुआ है, और वो टायर संसद दिख रहा है आपको, अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये संसद है। हमारी भारत की जो संसद दिखती है ना, वो इसी तरह से वो दिखती है। बाहर खंबे दिखाई देते हैं, तो ये खंबे बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, नीचे गेट दिखाई दे रहे हैं। तो वो गेट जो है एक तरह से टायर के रूप में दिखाया हुआ है, और उसमें एक व्यक्ति दिखने में जो कि किसान टाइप दिख रहा है, वो जो है फील गुड का एक बोर्ड लगाया हुआ है। फील गुड के पीछे एक कहानी है क्यों लगाया हुआ है इन्होंने। फील गुड का एक उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। फील गुड करना मतलब कि ऐसा महसूस कराना कि हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस करवाना। तो जनता को उस तरह से महसूस करवाया जा रहा है जिसके कारण से वो उस पर दौड़ रहा है। अगर चक्के पे दौड़ेगा तो जाहिर सी बात है घूमता जाएगा घूमता जाएगा। और गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। और फील गुड का नारा जो है, फील गुड का नारा नहीं दिया था, लेकिन ये फील गुड बोला जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के लिए, कि उनको फील गुड फैक्टर जो है वो लेड हुआ। लोगों ने जो है वो ऐसा समझा, मतलब सरकार ने ऐसा समझा कि अच्छा लग रहा है, सब चीज सही सही चल रही है, कुछ नहीं हो रहा, अपन सत्ता में आने वाले हैं। उन्होंने मेन चुनाव जब होने वाले थे उससे पहले चुनाव करवा दिए और सत्ता से चले गए। 2004 में हार गए चुनाव। फील गुड फैक्टर उसी को बोला जाता है ना। तो दबाव समूह क्या होते हैं? ऐसा समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों पर दबाव डालते हैं। यहाँ पर कुछ न्यूज उनके कटिंग लगी हुई है। भोपाल गैस विक्टिम गेटिंग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। एनजीओस, जो भोपाल के कुछ एनजीओ ने काम किया कि जो भोपाल के गैस पीड़ित हैं उनको बहुत बुरी तरह की दवाइयाँ दी जा रही हैं, जो दी जा रही हैं, उनका इलाज जो चलता है वो, जिनको नहीं पता वो बता दूं। जो भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ित लोग थे उनके लिए स्पेशल अस्पताल खोले गए हैं, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल, और वो जगह जगह छोटे छोटे ब्रांचेस में टूटे हुए हैं। वहां पर भोपाल गैस पीड़ित कभी भी जा सकते हैं और कोई भी इलाज करवा सकते हैं, कुछ भी परेशानी हो वहां पर उनका फ्री में इलाज होगा, फ्री में, है ना। तो वो भोपाल के लोगों के लिए है। तो वहीं एनजीओ ने काम किया होगा किसी ने, उसने बोला कि भाई साहब दवाई अच्छी नहीं मिल रही है भोपाल पीड़ितों को। जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट असॉल्ट ऑन फोटोग्राफर। जर्नलिस्ट ने जो है वो धरना दिया कि इस पर किसी फोटोग्राफर पर हमला हुआ होगा, उसके खिलाफ जर्नलिस्ट ने जो है वो प्रोटेस्ट किया। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारों ने इकट्ठे, तो एक तरह का ग्रुप जो कि सरकार की नीतियों पर दबाव डालता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं? सत्ता पाना चाहते हैं, वो सत्ता में आएंगे। जबकि जो समूह होते हैं वो केवल सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं, सरकार में नहीं आना चाहते। वो, उनको सरकार नहीं बनना, उनको केवल सरकार पर प्रेशर डालना है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। जैसे आज की आप खबर पढ़ोगे या एक दो दिन की खबर पढ़ोगे तो पता चलेगा, जो शिक्षकों का चुनाव हुआ है टीचिंग एबिलिटी टेस्ट में, जो शिक्षकों का चुनाव हुआ है उनकी ड्यूटी अभी तक जो जो है नौकरी नहीं लगी है। तो वो क्या करते हैं, पूरे इकट्ठे होते हैं और अभी उनका प्लान है कि वो मंत्री के बंगले को जो है वो घेराव करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग भी साथ हो लो उन लोगों के। वो टीचर्स तो हम कर ही रहे हैं शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव, तुम लोग भी कर लो, बोलो एग्जाम की डेट बढ़ा दो। ऐसा करके तुम भी दबाव समूह बन जाओ। तुम लोग अगर आंदोलन करोगे डेट बढ़ाने के लिए, तो तुम लोग भी एक तरह का दबाव समूह होगे, क्योंकि तुमको सत्ता में नहीं आना है, लेकिन तुम एक अपने जो है मांग के लिए जो है सरकार की नीतियों पे खिलाफ जो है वो आंदोलन कर रहे होगे। तुम एक प्रकार का दबाव समूह होगे, है ना। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसे शब्द व्यवहार सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है।
आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर। तो दबाव समूह जो है वो आंदोलन, इसमें लिखा हुआ है आंदोलन जो होते हैं, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। आंदोलन क्या होते हैं? आंदोलन ऐसी कार्यवाही जो जन आंदोलन जिसमें जन आंदोलन जैसा व्यवहार सुनने को मिलता है, जैसे दरोदा बचाओ आंदोलन। तो एक तरह से दबाव समूह और जो जन आंदोलन होता है उसमें थोड़ा सा अंतर बताया हुआ है कि क्या अंतर है। दबाव समूह में पहले से नीति निर्धारित करके रखते हैं, भाई साहब इतने तारीख को मिलेंगे, इतने तारीख को ये करेंगे, इतने तारीख को धरना देंगे, इतने तारीख को भूख हड़ताल करेंगे और सरकार पे इस तरह से दबाव डालेंगे। जबकि जन आंदोलन में लोग बाग जुड़ते हुए चले जाते हैं और कुछ तय नहीं होता है पहले से। वहीं पर आपस में सब लोग जो है वो तय कर रहे होते हैं। जैसे अन्ना का जन आंदोलन बहुत अच्छा ही, अन्ना का जो था वो जन आंदोलन था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उसके बाद उसमें समूह जुड़ते चले गए। जैसे अरविंद केजरीवाल का जो है वो दबाव समूह उसमें जुड़ गया, उनका पहले से लक्ष्य था कुछ। अन्ना आंदोलन की कुछ वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्या क्या हुआ था। ये चीज मैंने स्टार्टिंग से देखी है मैंने, तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अन्ना आंदोलन का। एक के बाद एक चीजें जो है वो जुड़ती चली गई थी अन्ना आंदोलन की। अरविंद केजरीवाल कितने सुकटे से लग रहे हैं इसमें। मैं आवाज म्यूट कर दूंगा क्योंकि आवाज सुनने से मतलब नहीं और पूरी वीडियो दिखाऊंगा नहीं। अन्ना आंदोलन की शुरुआत से लेकर वीडियो है ये, कैसे कैसे जो है वो, ये सब फोटो अन्ना आंदोलन की है। ये अन्ना जा रही है ना। शायद आपने देखा होगा इनको कभी ना कभी पहले। अन्ना आंदोलन का इंटरव्यू लिखा हुआ है इन्होंने, रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है प्रशांत भूषण। रियल आंदोलन की फोटो नहीं है इसमें। ये इस तरह से बैठे हुए थे अन्ना आंदोलन में। तो ये आए अरविंद वो केजरीवाल। स्टेज के ऊपर बातचीत करें हमारे साथ इस में टाइम इनका और कोई इरादा नहीं था कि हमारे राजनीति में साथ में आएंगे। तो ये ये तो एक तरह जरूरी के नहीं है कि उस तरह के काम कर रहे, दबाव दल जो क्या भी बड़ा अपन ने दबाव समूह की भांति काम कर रहे थे। सरकार में आने का इनका कोई खिलाफ वो नहीं था इरादा। लेकिन बाद में जो है वो धीरे धीरे जो है, कब का टाइम है ये, टाइम देखो आप। अच्छा डेट नहीं लिखी हुई है इन्होंने। अक्टूबर 2012, तो 2012 में हुआ था अन्ना आंदोलन, है ना। ये स्टेज पे जो है अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। अन्ना जी जो है वो भूखे पड़े होंगे कहीं पीछे। ये भी भूखे पे थे, ये भी भूख हड़ताल पे थे। केवल नींबू पानी लेते थे और भूख हड़ताल पे थे। अन्ना हजारे जो है वो पीछे, ये पब्लिक बैठी हुई है, बाकायदा कैमरे मैमरे लगा के रखे हैं, अच्छा खासा खर्च किया है। तो ये टीम अन्ना के सदस्य हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद जो है वो कुछ सालों तक रहे, फिर उसके बाद दिल्ली में जो है इन्होंने अपनी पार्टी बना ली और अभी सीएम बन बैठे हैं। पहले दबाव समूह थे, अब राजनीतिक दल हो गए हैं। मेरे ख्याल से दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर समझ गए होंगे आप। आंदोलन में जो है स्वतः स्फूर्ति भागीदारी पर निर्भर होती है, ना कि दबाव समूह पर। दबाव समूह अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, डिसीजन जो है अनौपचारिक तरीके से लिए जाते हैं। औपचारिक तरीका क्या होता है? ऑफिशियली पहले सब लोग मिलेंगे, इस तारीख को ये डिसीजन पारित हुआ, वो औपचारिक तरीका होता है। आंदोलन, जन आंदोलन में कुछ भी वहीं स्टेज पे डिसाइड हो रहा है, भाई साहब आज मैं तोड़ रहा हूँ उपास, आज मैं जो है मेरा पेट खराब है, मेरे को खाना चाहिए तो मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब ऐसे डिसीजन तुरंत लिए जाते हैं। मजाक के तौर पे बोल रहा था। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के लिए हित समूह। अभी हित समूह क्या होते हैं? पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया, टीचर्स जो है वो ज्वाइनिंग के लिए हड़ताल कर रहे हैं, तो टीचर्स जो है अपने हितों के लिए हड़ताल कर रहे हैं, है ना। बच्चे जो है वो परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो बच्चों का अपना एक हित जुड़ा हुआ है कि भाई साहब एग्जाम आगे बढ़ाओ, तो उनके हित जो है वो हित समूह कहलाएंगे। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से या समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ और पेशेवरों, वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण है। ये दबाव समूह वर्ग विशेष होते हैं, और क्योंकि ये समाज के किसी खास तबले, मजदूर मजदूर कर्मचारी, व्यवसाय, उद्योगपति के धर्म विशेष के अनुयायी या किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। ये है जैसे फेडकोर, बोलीविया का फेडकोर नाम का एक संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। अच्छा, इनका हित, ये हित नहीं है, सॉरी। ये तो जो किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं हम हित समूह। और कुछ समूह ऐसे होते हैं जो हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, किसी एक तबके के हितों का वो नहीं करते प्रतिनिधित्व। ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे जिनकी रक्षा जरूरी होती है। संभव है ऐसे संगठन जिनके उद्देश्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए सदस्यों को कोई लाभ ना हो, कोई हित के लिए, किसी के हित के लिए नहीं कर रहे। बोलीविया का फेडकोर,
इसी नाम का संगठन जिसका कोई हित शामिल नहीं है किसी से। नेपाल के मामले में हमने देखा वहाँ मानवाधिकार संगठनों ने भी भागीदारी की थी। हाँ, मानवाधिकार संगठन जो है वो ऐसे ही संगठन रहते हैं जो किसी के हितों के लिए, अपने हितों के लिए काम नहीं करते हैं, लोगों के हितों के लिए, बहुत बड़ी आबादी के लिए हितों के लिए काम करते हैं। इस दूसरे किस्म के संगठन को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। या तो इनको जन सामान्य के समूह बोल सकते हैं या फिर लोक कल्याणकारी समूह बोल सकते हैं, जो कि लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं, अपने हितों के बारे में नहीं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों के नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह का नाम ले लेते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है जिन सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह उनके उद्देश्य, तो उदाहरण के लिए बाम सेफ, तो उदाहरण के जो है वो याद रख लेना। बाम सेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज, जो भारत में भारत या विश्व, मेरे ख्याल से विश्व की होगी। बाम सेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ऐसा फेडरेशन है, ऐसा संघ है जो दुनिया भर के जो पीछे रह गए हैं, माइनॉरिटी हैं, उनके लिए काम कर रहा होता है, अल्पसंख्यक हैं जो, उनके लिए काम कर रहा होता है बाम सेफ। तो ये भी एक तरह से एनजीओ, एनजीओ को तो एनजीओ भी हो सकते हैं कुछ जो ना किसी के लिए हित के काम के लिए ना काम नहीं करते हैं। एनजीओ क्या होते हैं? नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। तो वो सारे काय के काम आते हैं, वो लोग जो है वो दूसरे के हित का जो है वो ख्याल रखते हुए चीजें कर रहे होते हैं। बाम सेफ उसी में से है। आंदोलनकारी समूह, अब ये आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं? दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन का एक समिति समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनाने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन व्यापक रूप धारण कर लिया। इससे सभी मैंने शायद नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पहले ही बताया है ना, कहीं बात आई है इसके बारे में। तो मेधा पाटकर जो है इसमें से प्रमुख वो थी एक समाज सेवी जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में पार्ट लिया और उसको पाला पोसा बड़ा किया। धीरे धीरे इन आंदोलन में व्यापक रूप धारण कर लिए। इससे सभी बड़े बांधों विकास के उस मॉडल तक सवाल उठाए गए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। ऐसे आंदोलन में नेतृत्व तो बड़ा स्पष्ट होता है, उसका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलन में बरक्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं, जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलन की मिसाल है। तो मतलब जो हमारे आंदोलनकारी समूह होते हैं वो कैसे होते हैं? वो किसी एक, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन धीरे धीरे चल रहा है, ज्यादा लंबा नहीं चल रहा है, कुछ दिन करते हैं और लंबे समय के लिए चलते रहते हैं। पर्यावरण संबंधी आंदोलन हो या महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले आंदोलन, वो लंबे समय तक चलते हैं। सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह नागरिकों को कई तरह से लामबंद करने की कोशिश करते हैं। इन कोलाज में कुछ ऐसे ही तरीकों को दिखाया गया है। तो हम देख रहे हो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा जो भी यहाँ पर चीजें देख रहे हो आप, वो ऐसे ऐसे जो आंदोलन होते हैं ना वो किन किन तरह की पार्टी द्वारा किए जाते हैं उसके बारे में देख रहे हो, है ना। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, मेरे ख्याल से कल ही कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर मनमोहन सिंह जी जो है वो भाषण दे रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं हैंडपम्प का, और उसके बाद जो है वो कुछ लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी लिखा हुआ है शायद, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी लिखा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं? जो हमारे अफसर वगैरह रहते हैं ना, जो अधिकारी रहते हैं, सरकारी काम करने वाले रहते हैं, उन्होंने जो है अड़भंगा लगा दिया। प्रधानमंत्री जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन दे दिया प्रधानमंत्री ने, लोगों को जो है सूचना का अधिकार दे दिया, वो बड़े अच्छे से लोग बाग खुश भी हो रहे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने क्या कर दिया? उस पर अड़भंगा लगा दिया, सरकारी अफसरों ने उस पर अड़भंगा लगा दिया। वो काम ही नहीं करेंगे, लो हम काम ही नहीं कर रहे, क्या कर लोगे, नौकरी से निकालो, निकाल दो, है ना। तो ये चीज है। इसके बाद यहाँ की मिसाल है नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, एनएपीएम, ऐसे ही संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलन की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। तो अपने देश में जन आंदोलन की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम कौन करता है? नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, एनएपीएम, तो ये फुल फॉर्म आ सकता है।
दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। तो दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं वो देख रहे हैं। थोड़े से पॉइंट है, देख लेते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर ज्यादा मीडिया ध्यान दे। मीडिया का अटेंशन सभी दबाव समूह चाहते हैं। उनको मीडिया का अटेंशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लोग बाग उनको देखेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि भाई ऐसा कुछ आंदोलन भी चल रहा है। आंदोलन का पता चलेगा तब तो लोग बाग उसमें शामिल होंगे ना, तब तो उनको पता चलेगा कि आंदोलन किस कारण से हो रहा है, क्या हमारे कारण से भी हो रहा है? अगर हमारे कारण से हो रहा है तो हमें भी जाना चाहिए, है ना। जैसे निर्भया केस में बच्चे के खिलाफ जो है वो अपराध के लिए लोग बाग जो है वो इकट्ठे हुए थे ताकि और अपराध ना हो। लोगों को जब पता ही नहीं होगा ऐसा कुछ आंदोलन चल रहा है तो लोग बाग पार्टिसिपेट क्यों करेंगे? इसलिए कोशिश करते हैं दबाव समूह आंदोलन मीडिया तक पहुंचे, है ना। ताकि लोगों को पता चले, सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं, जनता का समर्थन और सहानुभूति, ताकि भाई हमको समझो, हम परेशान हो रहे हैं, मदद करो। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल व सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ, अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। तो लोग बाग वो आंदोलन चाहते हैं कि लोग बाग उसमें अ, सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करते हैं ताकि उनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं तथा महंगे विज्ञापन को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं जो अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समिति और आधिकारिक न्यायों में शिरकत करते हैं। हालांकि दबाव समूह आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते हैं, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलन की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष। मतलब ये बोल रहे हैं कि आंदोलन को कोई राजनीति भाग ले या नहीं दे, लेकिन उसका राजनीतिक पक्ष जरूर होता है, उसका कोई ना कोई राजनीतिक उद्देश्य जरूर होता है, ये बोल रहे हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं अथवा उनका नेतृत्व तो राजनीतिक दल के नेता ही करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं, उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों के ऐसे दबाव समूह। तो हाँ, ये सीधी सी बात ये बोल रहे हैं कि जो दल होते हैं कुछ, जैसे मान लो उदाहरण के लिए छात्र दल बना लिए किसी ने, तो वो छात्र दलों पर पार्टियों का ही दबदबा होता है। उदाहरण के लिए कॉलेजों में भी इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट और जो छात्र, उसको बोलते हैं छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव स्कूलों में भी होते हैं, लेकिन स्कूलों में मॉनिटर ऐसे ही चूज कर लिए जाते हैं, ज्यादा कोई उसमें चुनाव वगैरह नहीं होते हैं। जबकि कॉलेजों में जो बाकायदा इलेक्शन होते हैं, कैंडिडेट खड़े होते हैं, चूज किए जाते हैं और छात्रों के हितों के लिए छात्र संघ काम कर रहे होते हैं। उन छात्र संघों पर इन पार्टियों का ही कब्जा होता है। बीजेपी का छात्र संघ है AVVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा होता है। यूपीए का यानी कि कांग्रेस का भी है एक, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, एक याद नहीं है मेरे को उसका, है ना। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि जो छात्रों में जो संघ होते हैं, छात्रों के ग्रुप होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ हद तक राजनीतिक दलों से प्रेरित होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया, और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 और 40 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले। डीएमके और एडीआईएमके जैसी पार्टियों की जड़ें इस समाज सुधार आंदोलन की में ढूंढी जा सकती है। तो ये भी है ना, कि कई बार राजनीतिक आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। जैसे उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है अन्ना आंदोलन जो है वो भैया आम आदमी पार्टी के लिए। भैया आपके मैसेज की आवाज आ रही है व्हाट्सएप पे, पुटुक पुटुक। हाँ, मैसेज किया है। अच्छा, मेरे मैसेज की आवाज आ रही है? मेरा फोन तो साइलेंट हाँ है। भैया। अच्छा, इधर से मैसेज किया है वो उस पे।
12th क्लास के लिए, अब नहीं आएगी। तो कई बार जो है वो राजनीतिक दल जो है वो, जो हमारे आंदोलन होते हैं वो राजनीतिक दलों का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अन्ना हजारे की आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनी। तो एक तरह से ये भी उदाहरण हो सकता है इसका। जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं वो किसका रूप अख्तियार कर लेते हैं, किसी राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों का अधिकतर नेता दबाव समूह तथा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं। तो दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं वो ये ऑब्जेक्ट जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये क्वेश्चन में आते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आना नहीं है इसमें से, तो इसको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन क्वेश्चन के हिसाब से, अपन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखते हैं। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव, जो प्रभाव हुए वो सकारात्मक होते हैं, मतलब उससे फायदा होता है कि नहीं? सकारात्मक होते का मतलब क्या, आंदोलन करने से फायदा होता है कि नहीं? शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं, ये खत्म हो जाएगा इस पे, है ना, यहीं पर खत्म हो जाएगा। सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। संभव है कि दबाव समूह और आंदोलन को जनता से समर्थन अथवा धन ना मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो और इसके बूते पर अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएं। लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाए तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका सबको अवसर प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़ी से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतें सरकार को अवगत कराते हैं। 1 मिनट, बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैं एक बार इनको मैसेज कर दूं। इसका मतलब क्या है, ये जो टॉपिक लिखा हुआ उसका मतलब क्या है? देखो, राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ना होता है, और चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव में खर्चे भी होंगे। डीजे वाले को पैसे देना पड़ेगा, हारफुल वाले को पैसे देना पड़ेगा, रैली कर रहे हैं तो उसके लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को रहने के लिए अगर जगह देना पड़ेगी, क्योंकि बाहर से कार्यकर्ता भी आ रहे होते हैं, खूब खर्चा हो जाता है चुनाव होते हैं। अब ये चुनाव में खर्चे हो रहे हैं यदि, तो किसी से चंदा भी लेना पड़ेगा, और चंदा जो है वो मतलब करोड़ों अरबों में होता है चंदा। ये लोग क्या करते हैं, व्यापारियों से चंदा लेते हैं। अब जब व्यापारी इनको पैसा देंगे तो बदले में कुछ चाहेंगे ना। अब ये राजनीतिक नेता जब सत्ता में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो जो चंदा इन्होंने लिया था अब वो व्यापारियों को वापस करने का टाइम आ गया है, तो व्यापार में कुछ मदद करते हैं। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देना, कोई टेंडर निकला हुआ तो वो टेंडर दिलवा देना, किसी को नौकरी लगवा देना, ये सब चीजें कर रहे होते हैं। अब जब ये चीजें कर रहे होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बेईमानी हो जाती है। आपने भाई टेंडर पब्लिकली इश्यूज करो, किसी एक बच्चे को एक बंदे को कैसे दे सकते हो? जैसे वो कर्नाटक का केस है, 30,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो एक कंपनी को दे दी, किस आधार पे दी? और कोई कंपनी ने उस पर नहीं बोला था क्या? अगर और कोई कंपनी ने बोली तो उसको क्यों नहीं दी? लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। तो ये चीजें जो है होती हैं, राजनीतिक दल व्यापारी वगैरह को फायदा दिलवाने की कोशिश करते ही हैं। लेकिन ये जन आंदोलन या जो हड़ताल, ये धरना वगैरह, प्रदर्शन वगैरह होते हैं, ये इन समूहों पर इससे जो है वो नियंत्रण रखते हैं, ताकि ये अति ना मचाएं। तो ये होना जरूरी है ताकि सरकार पर नियंत्रण रहे, राजनीतिक दलों पर नियंत्रण रहे। और जो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है।
है ना, इसको पढ़ोगे तो ये वो निष्कर्ष निकल के आ रहा है। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हितों में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाएं। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। तो बोल रहे हैं जो हित समूह होते हैं, जो अपना हित देख रहे होते हैं, उसके कारण से सरकार को बहुत फायदा होता है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए टीचर जो है वो अपनी नौकरी के लिए आंदोलन, टीचर के बोलोगे टीचर क्यों पढ़े हुए, टीचर हो तो टीचर के पीछे पड़े हुए। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई एक जाति के लोग अपने जाति को आरक्षण दिलवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो केवल अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उसके माध्यम से ही पता चलता है कि भाई साहब ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ पिछले टाइम में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं और वो जो है वो अपना जो है अपने अपने अधिकारों के लिए, अपने जो उनके लिए जो चीज है उनका अधिकार और एक तरह से बोलते हैं ना जो उनके लिए बनी हुई है, मतलब उनका उनका ही अधिकार है उस चीज पर, और अधिकार ही सही शब्द होगा, जो उनको मिलना चाहिए था उसके लिए वो लड़ रहे हैं। तो सरकार को पता कैसे चलता है? इन आंदोलन हित समूह के माध्यम से ही चलता है कि भाई ऐसे लोग भी हैं जिनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया है या ऐसी तरह से परेशान किया गया है और वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हित समूह भी जरूरी होते हैं। तो इसमें हमने जो मेनली पढ़े राजनीतिक दलों के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ा हमने। दबाव समूह के बारे में पढ़ा, हित समूह के बारे में पढ़ा मेनली इसमें जो है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर तो इम्पोर्टेंट है नहीं। अंतर ऑब्जेक्टिव है। 5 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। चलो ये मैं करवा दूंगा। सही जोड़ी देख लें, किसी विशेष तबके या समूह, ये क्यों ऑब्जेक्टिव आना है तो सही जोड़ी हो सकता हो जाए। किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले समूह, तो हित समूह केवल हितों को बढ़ावा, जन सामान्य के हितों को, अरे हाँ किसी विशेष तबके को देने वाले तो हित लोक कल्याणकारी हित समूह नहीं, केवल हित समूह आएंगे, वर्ग विशेष के हित समूह। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन क्या आएंगे? लोक कल्याणकारी। मैंने केवल हित समूह देखा था इसमें, लोक कल्याणकारी हित समूह जो है वो दूसरे बारे में आएंगे। किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी, तो वो क्या कहलाएगा? आंदोलन कहलाएगा। ऐसा संगठन तो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है, वो कहलाएगा राजनीतिक दल। उसको सत्ता चाहिए राजनीतिक दल को, और उसी पे बेस्ड आपका अगला चैप्टर। क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएं, ऑब्जेक्टिव क्लास में हो जाएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 5 मिनट ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त। आई होप कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय उदय सभी को।